अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आलिया ख़ान और आप यूट्यूब चैनल आलिया ख़ान ऑफ़िशियल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारे मुल्क में सांस की बीमारियाँ और बहुत ज़्यादा फैल रही हैं। उसकी मुख्तलिफ़ इक़साम हैं क्योंकि स्मोक है, पोल्यूशन है, सिगरेट नोशी बहुत ज़्यादा है और इसके अलावा हम जो है ख़ुराक खाते हैं वो भी कोई ख़ास किस्म की खालिस ग़िज़ा नहीं होती और इसके भी बहुत ज़्यादा मुज़र असरात होते हैं। और इसमें जो है चेस्ट की कौन कौन सी बीमारियां हैं, क्योंकि सर्दी बहुत ज़्यादा पड़ रही है और खुश्क सर्दी की वजह से खांसी होती है और छाती में मसले मसाइल होते हैं और ये हर इंसान डिफ़ाइन नहीं कर पाता कि इस वक्त क्या मुझे एलर्जी है, अस्थमा है और या कोई और वजह है। तो उसके लिए आपको अपने स्पेशलिस्ट के पास लाजमी जाना है। रहनुमाई के लिए आज मैं मौजूद हूँ चेस्ट स्पेशलिस्ट के पास, डॉक्टर मोहम्मद सादिक साहब के पास। इनके साथ हमने पहले भी एक प्रोग्राम किया था और मुझे उम्मीद है कि आज फिर आप हमारी गुफ्तगू जो है आपके लिए बड़ी मालूमाती होने वाली है। आज हम डॉक्टर साहब से जो है ना चेस्ट की बीमारियों के हवाले से बात करेंगे। डॉक्टर सादिक साहब जो हैं वो माहिर स्पेशलिस्ट हैं, चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं और वो सोशल सिक्योरिटी में होते हैं। आज हम इनसे बात करते हैं चेस्ट के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं डॉक्टर साहब आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब आपके वक्त का बहुत शुक्रिया और जिस तरह से मैंने अपने देखने वालों को बताया कि आप चेस्ट स्पेशलिस्ट हैं, तो थोड़ा सा अपना तारुफ बताइएगा कि आप मतलब कब से हैं और किस तरह से आप इस फील्ड में काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आलिया खान, आपने बड़ा अच्छा शोबा लोगों के लिए चुना है कि लोगों की अवेयरनेस ख़ास तौर पे हेल्थ एजुकेशन के हवाले से बात करें और प्रिवेंशन की बात करें। ट्रीटमेंट की बात तो सारे ही करते हैं, ज़ाहिर है प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। मुझे 1988 इस्लामा इकबाल मेडिकल कॉलेज से मैंने MBBS किया अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद 96 में पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल इंस्टीट्यूट लाहौर से इसमें चेस्ट की स्पेशलिटी की और तब से अल्हम्दुलिल्लाह मैं सोशल सिक्योरिटी हॉस्पिटल में हूँ। तो जैसे आपने अभी जिक्र किया कि सर्दियाँ भी हैं, स्मोक भी है, तो सीने की बीमारियाँ और डॉक्टर साहब कोरोना भी है। हाँ, कोरोना बिल्कुल ऑफ कोर्स, कोरोना भी पीक पे चल रहा है। तो देखिए कोल्ड वेदर हो या गर्मियाँ हों, चेस्ट की बीमारियाँ तो इसी तरह हैं, लेकिन कोल्ड में इस तरह है कि कोल्ड वेव से या पोल्यूशन से ज़रा फ्लू होता है, जिससे वायरस की वजह से जो फ्लू उसकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होती है, तो चेस्ट इन्फेक्शन के चांसेस बच्चों में और बूढ़ों में ख़ास तौर पे बहुत ज़्यादा होते हैं। चेस्ट की वजह से तो बहुत सारी बीमारियाँ मोटी हैं, जैसे नमोनिया हो गया, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हो गया, TB इसमें आते हैं, फिर अस्थमा आता है और भी बहुत सारी हैं, लेकिन जो मोटी मोटी हैं तो मेरा ख्याल हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा TB भी चूँकि बहुत ज़्यादा है, बहुत बल्कि बढ़ती जा रही है। तो ये आज हम मेरा ख्याल उस पर अगर बात करें तो फिर नेक्स्ट प्रोग्राम में बाकी बीमारियों के बारे में बात करें। हाँ जी डॉक्टर साहब, जिस तरह से अभी हम पहले बात कर रहे थे कि चेस्ट की तो बेतहाशा बीमारियाँ, और अगर हम उसका 1 बाय 1 जिक्र करें तो प्रोग्राम बहुत लंबा हो जाएगा और उतना ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव नहीं रहेगा जिस टाइप का हम आपके साथ शेयर करना चाह रहे हैं। तो इसलिए मैंने और डॉक्टर साहब ने डिसाइड किया कि हम हर दफ़ा एक प्रोग्राम में एक उस पर मौजू पे बात करेंगे। तो डॉक्टर साहब आज हम खुसूसी तौर पे बात करते हैं TB के हवाले से। तो TB डॉक्टर साहब बताइएगा कि बेसिकली है क्या और ये किस तरह से लोगों पर असरअंदाज होता है। देखिए जी, TB जो है ना एक बैक्टीरियल बीमारी है, यानी एक बैक्टीरिया जो हमला करता है बॉडी पे उससे होती है और ये कंटीजियस यानी जिससे मुतद्दी मरज़ कहते हैं, ये वो है। होती कैसे है, एक TB का जो पेशेंट है ख़ास तौर पे छाती की TB जी, वो जब खांसता है या हंसता है या छींक लेता है तो उससे जो लंग्स से जो जरासीम TB के बाहर आते हैं तो वो जो हवा में शामिल होते हैं उसको एयर पोल्यूशन कहते हैं, यानी एयर ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। वो जब जाते हैं फ़िज़ा में तो उसके इर्द गिर्द 10 मीटर तक वो फ़िज़ा में ये काफ़ी घंटों तक वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन सस्पेंडेड रहता है। वो जो नॉर्मल बंदा जब इसको इनहेल करता है तो वो उसके बॉडी में चली जाती है और वो अगर तो इम्यूनिटी कम है तो वो उसको अटैक ज़्यादा करेगी, अगर इम्यूनिटी आपकी बेहतर है तो वो जाके बैठी रहेगी जब तक कि उसको कोई ऐसी और बीमारी ना हो जिसमें उसकी इम्यूनिटी कम हो तो अटैक हो। इस तरह TB की 2 अक़साम हैं। ये एक तो होती है छाती की TB जिसके पल्मोनरी TB कहते हैं, दूसरी एक्स्ट्रा पल्मोनरी जो छाती के अलावा जिस्म में है, आँखों की, गदूद की, आंतड़ियों की TB, हड्डियों की TB, दिल की झिल्ली की TB, दिमाग की झिल्ली की TB, उसको एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं। वो 10 से 15% होती हैं, लेकिन पाकिस्तान में ज़्यादातर, ये दुनिया में भी
पल्मोनरी टीबी यानी 85% लंग्स की ही टीबी होती है, जो आमतौर पे लोगों को भी पता है कि छाती की ही टीबी होती है। डॉक्टर साहब, इसकी वजूहात क्या हैं? बेसिकली टीबी होता क्या है? क्या ये एक मौरूसी मर्ज़ है कि अगर घर में किसी को है, माँ है तो बच्चों को होगा, हस्बैंड है तो उसके बच्चों को होगा, या फिर जो है ये किसी और वजह से भी टीबी फैलता है? टीबी मौरूसी मर्ज़ तो नहीं है, लेकिन ये चूँकि इन्फेक्शस डिजीज़ में आती है, यानी एक इंसान जो ख़ास तौर पे छाती की जो उसको दूसरे में मुंतकिल होती है। तो ज़ाहिर है जो टीबी का पेशेंट जिस घर में रहता है या जिस फैक्ट्री में काम करता है, जिस स्कूल में जाता है या जिस पब्लिक ऑफिस में रहता है, अगर वो प्रॉपर इलाज नहीं करा रहा, अगर वो मास्क नहीं पहन रहा, तो वो जब भी खांसेगा या मैंने बताया या छींक मारेगा या हंसेगा तो उसके जरासीम बाकियों को जाएंगे, तो उसी से ही फैलती है। लेकिन ये इस तरह नहीं होती कि किसी का ब्लड देने से उसको टीबी हो गई या किसी के ख़ानदान में किसी के बाप दादा को उसके पैदा होने से पहले आया तो वो आपको मुंतकिल जीन्स के थ्रू होगी, वो बात नहीं है। होती उन लोगों को है जिनकी इम्यूनिटी कम होती है। बच्चों को चांसेस हैं, ज़ाहिर है बच्चे बड़े और फंगस जैसे इम्यूनिटी कम में बहुत सारी चीज़ें हैं। आपको डायबिटीज़ या चांसेस ज़्यादा हैं, आपको अस्थमा है तो टीबी के चांसेस ज़्यादा हैं, आप स्टीरॉयड किसी बीमारी के लिए ले रहे हैं, आप कैंसर की दवाइयाँ ले रहे हैं, आपको एड्स है, तो उन लोगों में चूँकि इम्यूनिटी कम हो जाती है उनको ये अटैक ज़्यादा करती है। नॉर्मली मेरे ख्याल पाकिस्तान में तो शायद ही कोई बंदा हो जो एक्सपोज इन जरासीम को ना हो। ये सांस के ज़रिए अंदर चले जाते हैं, फिर 2 से 3 महीने तक अंदर जाके ये मल्टीप्लाई करते रहते हैं, फिर अब बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है इसको बचा के रखता है। जब आपकी इम्यूनिटी कम होनी है, वो जो टीबी के जरासीम ऑलरेडी आपके अंदर जा चुके होते हैं, वो फिर मल्टीप्लाई हो के आपको टीबी की शक्ल में उसकी सिम्टम आनी शुरू हो जाती है, जिससे ये टीबी होती है। डॉक्टर साहब, टीबी की बेसिकली अलामात क्या हैं? क्योंकि लोग डिफ़ाइन नहीं कर पाते कि उनको जो सांस का मसला है क्या वो एलर्जी है, टीबी है, अस्थमा है। तो अभी आज चूँकि हम सिर्फ टीबी की बात कर रहे हैं तो हम अलामात भी सिर्फ टीबी की ही बात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आमतौर पे जिसको ज़रा खांसी आई हो वो कहेगा टीबी। टीबी की सबसे मोटी ख़ास तौर पे छाती की टीबी चूँकि 85% है तो उस पर हम ज़्यादा कंसनट्रेट करेंगे। अगर खांसी आपकी 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा हो गए हैं, अस्थमा वाले को भी खांसी आती है जो पुराने अस्थमा वाले, लेकिन वो उसको पता चल जाता है। जिसकी भी 2 से 3 हफ्ते से ज़्यादा मुसलसल पहली दफ़ा खांसी शुरू हो गए, उसको अपना बलगम का टेस्ट करवाना चाहिए। बलगम का इसलिए कि टीबी के जरासीम छाती की टीबी के उसके बलगम में आना शुरू हो जाते हैं। वो बलगम को आप टेस्ट करवाएंगे तो उससे पता चलेगा कि आपको टीबी की शिकायत है कि नहीं है। पहली अलामत तो हमने खांसी की। दूसरी ये है कि आपको कभी अल्लाह ना करे खून में यानी थूक में ब्लड आ गया आपकी बलगम में, तो वो सस्पेक्ट हो सकता है कि टीबी। और भी बीमारियों में, दिल की बीमारियों में भी आ सकता है, कोई ब्लड की बीमारियों में भी आ सकता है। लेकिन फिर है कि आपको रोज़ टेम्परेचर शाम को ख़ास तौर पे हल्का हल्का बुखार आना शुरू हो जाए, आप में थकावट ज़्यादा महसूस होनी शुरू हो, आपको रात को सोते हुए पसीने बहुत ज़्यादा आएँ, आपका अनड्यू वेट लॉस शुरू हो जाए, फिर आपके सीने में दर्द हो यानी सांस लेने में दुश्वारी हो, ये मोटी मोटी छाती की टीबी के नाम आता है। दूसरी टीबी जो इसको हम एक्स्ट्रा पल्मोनरी कहते हैं, जैसे जॉइंट की टीबी है तो आपके जॉइंट्स में क्रॉनिक दर्द रहना शुरू हो जाएगा, दवाइयों से फ़र्क नहीं पड़ेगा, महीना गुजर गया 15 दिन दर्द ठीक नहीं हो रहा। दिमाग की टीबी है तो आपको फिट्स पड़ सकते हैं यानी बुखार आ सकता है, तो आप उसके लिए इन्वेस्टिगेट कराएंगे। जैसे दिल की झिल्ली की टीबी है तो उसकी अलामत आनी शुरू हो जाएगी। इस तरह जिस हिस्से की टीबी होगी उसकी अलामत अलग अलग आएंगी। मोटी मोटी जो छाती की टीबी उसकी मैंने आपको अलामत बता दी। फिर उसके बाद आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपके टेस्ट कराएगा, डायग्नोस को यानी एक्सरे करवाता है, सबसे पहले बलगम कराएगा, फिर CT स्कैन भी है, फिर बायोप्सी भी है, फिर बहुत सारे टेस्ट हैं, PCR भी है। वो अकॉर्डिंगली जो समझेगा वो उसको आपका डायग्नोस करने के लिए आपके टेस्ट करवाएगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हम बात कर रहे थे कि टीबी की अलामात इस तरह से हैं और ख़ास तौर पे जब खांसी होती है तो टीबी का जो है ना कुछ जो है पुराने ज़माने से लेके अब तक तासुर यही पाया जाता है कि जब किसी का सुनते हैं इसको टीबी या लोग उसके करीब भी जाना छोड़ देते हैं। तो क्या अगर खुदा ना खास्ता आपके घर में किसी को टीबी है तो उसका ख्याल भी तो किसी ने रखना है, उसका इलाज भी तो किसी ने करना है। तो ये किस तरह से फैलता है? क्या साथ खाने पीने से, उठने बैठने से फैलता है? बर्तन एक साथ रखने से फैलता है? कपड़े वगैरह इस्तेमाल करने से, इकट्ठा नहाने से, साबुन यूज़ करने से, जो रोज़मर्रा रूटीन के काम हैं? तो इस हवाले से थोड़ा सा हमारे लोगों को खुसूसी तौर पे ये बताएं कि ये किस तरह से फैलता है ताकि वो जो एक घर में मरीज़ है उसको लोग अछूत ना जानना शुरू हो जाए। बहुत अच्छा क्वेश्चन। अगर तो देखें सांस का यानी फेफड़ों की टीबी है तो एक एहतियात
दवाई शुरू करने से, यानी आज दवाई शुरू हुई तो आप उसको मास्क पहनना, उसकी बलगम जो है वो एक अलहदा बॉक्स में जाए, वो डिस्पोज ऑफ करे, ठीक है, और वो मास्क पहने वो भी। और जिस घर में या ज़ाहिर है हमारा कम्युनिटी सिस्टम ऐसा, हम इकट्ठे ही रहते हैं, तो ये कुछ छूत इस तरह नहीं है कि उसको आप मिलने से आपको टीबी हो जाएगी या उसके साथ खाने से आपको टीबी। एहतियात आपने उसकी सांस की, यानी इन चीज़ों से करनी कि उसके जरासीम आपको न लगे। वो मास्क पहने, उसके कपड़े पहनने से कुछ नहीं होता। बर्तन हम शुरू में, यानी आज अगर दवाई शुरू तो हम 6 हफ्ते के लिए कहते हैं कि कम से कम इतनी एहतियात करें, क्योंकि 6 हफ्ते इस बीमारी के जरासीम को ख़त्म होने में दवाई शुरू होने के बाद लगते हैं। फिर ये 90% जरासीम ख़त्म हो जाते हैं, फिर चलते हैं, और मिनिमम 6 मंथ तक हम दवाई देते हैं छाती की टीबी की। हड्डियों की टीबी की लंबी है, आंतड़ियों की टीबी की भी और यानी लंबी है दवाई, लेकिन कम से कम 1.5 माह तक कम से कम उसको ये एहतियात करे कि वो मास्क रखे, ठीक है। उसके बर्तन हम इसलिए अलग कराते हैं कि बच्चे भी होते हैं घर में, बूढ़े भी होते हैं, कि उसमें उसके जरासीम, उसके ख़ास तौर पर सलाइवा में से या थूक में से कोई वो लग ना जाए। बाकी मिलने से, नहाने से या इकट्ठे बैठने से इस तरह टीबी नहीं होती। एहतियात वही है कि उसकी जो सांस में से या फेफड़ों से जो जरासीम जा रहे हैं, आपने उसको नहीं इनहेल करना, यानी वो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन जो उसका फ़िज़ा में चले गए उससे बचना है। बाकी हवादार कमरे में रखें ताकि वेंटिलेशन प्रॉपर हो, कंजस्टेड एरिया में ज़रा ना रहे मरीज़। ये इसकी एहतियाती और मेन यानी चीज़ें हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारा एक सबसे बड़ा मसला ये है कि स्मोकर हजरात जो हैं वो इस चीज़ को कतई नहीं मानते कि जी सिगरेट पीने वाले पे जो है टीबी अटैक कर सकता है, और ख़ास तौर पे जो पान वगैरह खाते हैं, छालिया वगैरह खाते हैं, क्योंकि उसका भी सिस्टम लंग्स से होता है। तो थोड़ा सा इनके लिए भी थोड़ा सा बताइए। देखो, पोल्यूशन है, जो स्मोक है, हम तो पहले भी मैंने एक प्रोग्राम में स्मोक के हवाले से बताया था कि ये जो हम सिगरेट पीते हैं या धुआं कोई भी इनहेल करते हैं व्हीकल का भी, ये हमारे जब लंग्स में जाता है ना, तो लंग्स में प्रिवेंटिव सिस्टम अल्लाह ने एक छोटे छोटे सीलिया रखे हैं जो वाइप ऑफ करते हैं इन पार्टिकल। ये उनको जाके डैमेज करता है, उनको तंग करता है, इरिटेट करता है, उससे आपकी बॉडी की इम्यूनिटी कम होना शुरू हो जाती है। आप एक जैसे ज़ख़म में कट लगा है, आप स्टिच लगवा लेते हैं, आप उसको रोज़ छेड़ेंगे तो वो हील तो नहीं होगा ना जी। उसको रेस्ट देंगे तो इस तरह आप लंग्स को बार बार धुएँ से इरिटेट, स्मोक से करते हैं, तो वो लंग्स तो आपकी इम्यूनिटी कम होती जाएगी, तो उसको चांसेस उस मरीज़ को ख़ास तौर पर टीबी के ज़्यादा होंगे और बीमारियाँ। और दूसरा, लंग्स कैंसर के भी चांसेस हैं स्मोक से, और स्पारियाँ खाने से आपके लेरिंक्स के और ज़बान के, अब तो हमारे सुना है बहुत सारे पेशेंट्स ज़बान के कैंसर के भी छालिया स्पारी से होने शुरू हो गए। साइड इफ़ेक्ट तो इसके बहुत हैं, लेकिन लोगों ने अपनी तरफ से जस्टिफिकेशन को सिगरेट पीने वालों ने रखी, जी कुछ नहीं होता तो बहुत है, लेकिन हम चूँकि मानने को तैयार नहीं होते। खुदारा सिगरेट स्मोकिंग छोड़ें, पान, छालिया, ये गुटखा ये छोड़ें, ये बहुत डेंजरस है और बच्चे भी खा रहे हैं। और स्कूलों कॉलेजों के बच्चों को तो मैं ख़ास तौर पर रिक्वेस्ट करूँगा, हमारे पेरेंट्स किस तरह हमें पढ़ाते हैं और हम जाके ये सिगरेट पीना शुरू कर दें, पान शुरू कर दें, तो ये एज जो है ना, ये बहुत ही वल्नरेबल एज है, यंग एज है। हमने बहुत काम करने हैं, हमने अभी बड़े होना है, बहुत कुछ बनना है, प्लीज़ इसको छोड़ें। बहुत शुक्रिया। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी हमने टीबी की इकसाम और अलामात पे बात की, तो क्या ये टीबी के हवाले से अगर मैं बात करूं तो टीबी कितना % काबिल इलाज मर्ज़ है, और जितनी भी इकसाम है उनमें से सबसे ज़्यादा जल्दी कौन सी टीबी पे रिकवर कर लेते हैं? बहुत शुक्रिया। अब इस जदीद दौर में ख़ास तौर पिछले 20-30 साल के, ये 100% काबिल इलाज मर्ज़ हो गया। जितनी जल्दी आप इसका इलाज शुरू कर देंगे, अल्हम्दुलिल्लाह 99.9% ठीक हो जाते हैं। जो ठीक नहीं होते 0.1%, देखो उसमें बाकी चीज़ें, जैसे आपको शुगर भी है, अल्लाह न करे आपको कोई कैंसर होगी, एड्स है, उन मरीज़ों पर ये दवाई कम असर करती है। रेगुलरली डॉक्टर की मर्ज़ी के मुताबिक जितनी उसने आपको वेट के हिसाब से प्रिस्क्राइब किया, तो 100% मरीज़ ठीक हो जाता है। छाती का भी और बाकी बॉडी का भी, हड्डियों का भी, आंतड़ियों का भी, दिमाग का भी 100% अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तजर्बे में तो है, कोई ऐसी बात नहीं है। अल्लाह ना करे कोई और तकलीफ साथ आ गया तो कुछ नहीं, लेकिन इसका इलाज 100% है, इसलिए ये मुतमिन रहें अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर साहब, बताइएगा कि क्या टीबी बच्चों में ज़्यादा होता है या बड़े उम्र के लोगों में ज़्यादा होता है? टीबी हर उम्र में हो सकती है। बच्चों की उम्र में ज़रा डायग्नोसिस मुश्किल होता है, जैसे कफ वो बलगम पैदा नहीं करते तो लेकिन इम्यूनिटी भी अल्लाह ताला ने उनमें बहुत ज़्यादा रखी है अल्हम्दुलिल्लाह। जवानों में होती है, बूढ़ों में इसलिए कहते हैं, यानी जिसकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, जैसे बुढ़ापे में डाइट कम हो जाती है और बीमारियाँ साथ शुरू हो जाती हैं, तो इसलिए उनको चांस होते हैं। वैसे तो यंग एज में भी एक
बच्चा फैक्ट्री में काम करता है या स्कूल कॉलेज जाता है, अगर वहाँ कोई इन्फेक्टेड पर्सन है तो वो उतनी चांस है उसको होने के। ये तकरीबन एज का इसमें कोई ख़ास कह नहीं सकती हम, ये किसी को भी ही हो सकती है, और इसमें अमीर गरीब का भी नहीं। जिसकी इम्यूनिटी कम होगी, जो एहतियात नहीं करेगा, उसको ये टीबी हो सकती है। अच्छा डॉक्टर साहब, मैंने एक रिसर्च में पढ़ रही थी कि जिस तरह से लोग वेल्डिंग का काम करते हैं या ये जो कंस्ट्रक्शन के लिए लोग काम करते हैं, और इसके अलावा ख़ास तौर पे एक चीज़ जो पोल्ट्री फीड में, पोल्ट्री ब्रीडिंग के लिए लोग काम करते हैं, उनको सांस के मसाइल सांस के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो क्या ये है कि वो इस तरह के बीमारी में मुब्तला होने के उनके चांसेस होते हैं? कि जो बात हुई एटमॉस्फेयर की, जो हमने सांस लेते ना वो कितना नीट है, जितना वो डर्टी होगा आपको सांस की बीमारियां होगी। जो देखें वेल्डिंग का काम करता है या व्हीकल चलाता है जो धुएं वाली है, तो वो स्मोक, वही आपने अपने इर्द गिर्द की जो धुएं वाली अगर फ़िज़ा कर लिए तो आपके तो फेफड़े डैमेज होंगे। तो वेल्डिंग वाले का तो वो स्मोक उड़नी है, अगर वो मास्क नहीं पहनता, अपने गॉगल्स नहीं लगाता, अपने प्रोटेक्ट नहीं करता, तो उस चांसेस ज़्यादा हैं। पोल्ट्री में भी ये केमिकल वाली जो फीड बनती है, इसकी भी यही है कि वो उसकी जो फ्यूम्स उठते हैं बर्ड्स के, ख़ास तौर से पोलन है, बर्ड्स के जरासीम अपने, अगर वो मास्क नहीं पहनता तो उससे भी चांसेस उसके लंग्स के उसी वजह से, पोल्यूशन की वजह से ही होगी, और कोई ऐसी वजह नहीं कि स्पेसिफिक ये वजह है। बात वही आ गई, जहाँ जहाँ भी पोल्यूशन होगी, जो जिस एरिया में काम करेगा पोल्यूटेड एयर में, उतना ही वो ज़्यादा एक्सपोज होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बड़ी मुफीद और अहम गुफ्तगू की, और मुझे यकीन है कि लोगों को जो है टीबी के हवाले से बड़ी मुफीद मालूमात मिली होंगी, लोगों को जिनको नहीं पता कि टीबी क्या है, दमा क्या है, एलर्जी क्या है, क्योंकि ये तीनों एक अलग अलग चीज़ें हैं, और लोग उस नौबत तक पहुँचते ही नहीं है कि असल में इनको है क्या, और वो फिर बहुत ज़्यादा मसाइल का शिकार हो जाते हैं। फ़र्ज़ करें कि अगर एक बंदा एलर्जी का पेशेंट है तो उसको डॉक्टर दमे की दवाइयाँ देते जाएँ, या वो समझते रहे कि मुझे दमा है, तो उससे और ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है लोगों को। और उसकी सिर्फ़ और सिर्फ वजह यह है कि लोगों में अवेयरनेस नहीं है, लोगों को मालूमात नहीं है, और हम कोशिश कर रहे हैं कि अपने प्रोग्राम के ज़रिए थोड़ी सी इस तरह इसमें अपना हिस्सा डाल सकें कि लोगों को मालूमात दे सकें। और मैं डॉक्टर साहब की बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाला और हमें मालूमात दी। आज जिस तरह से हमने सिर्फ़ और सिर्फ टीबी पे बात की है, अगले प्रोग्राम में हम जो है दमा पे बात करेंगे, और फिर उससे अगले प्रोग्राम में हम एलर्जी के हवाले से बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जो है वीडियो से ज़रूर मालूमात मिली होंगी, डॉक्टर साहब की गुफ्तगू से आप ज़रूर इस्तेफ़ादा करेंगे। और आपको डॉक्टर साहब से कोई भी मालूमात चाहिए हो, आपको कोई और इशू है हेल्थ के हवाले से, आप कमेंट बॉक्स में अपना फ़ीडबैक दे सकते हैं, आप रब्ता कर सकते हैं, या कोई और भी आप सजेशन देना चाहें तो हम आपके लिए हाजिर हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिएगा। मेरा चैनल आलिया खान ऑफिशियल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरी वीडियो को आगे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसके साथ ही इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बहुत शुक्रिया।